सबसे अहम यही है कि जिस फ्रंट को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था जैस्मिन, उस फ्रंट पर उमर अब्दुल्ला ने ध्यान दिया। जैसा उन्होंने पहले बताया था कि जो जितने भी हमारे नाक़िदीन हैं, यानी जो हमारे क्रिटिक्स हैं, उनको हम अपनी बजट से ही एक बेहतर जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, आपने महिलाओं और युवाओं का जिक्र किया, तो उसमें मैं बता दूं कि बजट 2026-27 के लिए मिशन युवा, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके मिशन युवा के बजट को भी बढ़ाया गया है। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो पूरी तरह से सामने आने बाकी हैं, लेकिन बजट की 10 बड़ी बातें यहां पर क्या रही वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। पर्यटन स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, और क्योंकि यूनियन बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो हिमालयन ट्रेल्स है उस पर पैसा खर्चा जाएगा, 10,000 गाइड्स को ट्रेन किया जाएगा, तो उसी से कहीं जोड़कर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तालमेल खाता है और यहां से बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। 7 नए मिल्क प्लांट बनाए जाएंगे। पोल्ट्री और डेयरी को लेकर डिपेंडेंसी कम करने का जिक्र भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया है। पोल्ट्री फार्म्स, जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स है, 800 कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स खोले जाएंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर। 5000 बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म्स खोले जाएंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर, जो बैकयार्ड होंगे, यानी कि जो पोल्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। कृषि क्षेत्र के लिए 1800 करोड़ का बजट है। 1800 करोड़ का बजट एग्रीकल्चर के लिए है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की बात, और सबसे बड़ी बात, डेली वेजर्स के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने बात कही है, आश्वासन दिया है कि डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर भी जो सरकार है वो अब कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर एक खाका तैयार करेगी, क्योंकि सब कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो बताइए जरा, किस तरह से इस बजट को अब डिकोड किया जा रहा है, रिएक्शन किस तरह से अब आ रहे हैं सामने? ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे युवाओं को जो है वो ध्यान में रख के जो है काफ़ी अनाउंसमेंट जो है एलोकेशंस की बात कही गई है, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भी एलोकेशंस की घोषणा की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेडर्स और इंडस्ट्री को भी डेवलप करने की बात की गई है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये एक खास कदम हो सकता है। मेरे साथ एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी जो है वो मौजूद हैं। आप इस तरह जो घोषणाएं आज हुई हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री को जो है, ट्रेड को यहाँ प्रमोट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, आप कितना मुतमईन इससे? देखिए, जिस प्रकार से आज का जो बजट हमने देखा है, ध्यान में आया कि जिस प्रकार से आज घोषणा जो मुख्यमंत्री ने की है, इसके अंदर हम देखें तो युवाओं को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है, कौशल विकास के विषयों को लेकर और महिलाओं को लेकर ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। इस बजट का हम स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की कि 257 लाख उसके लिए भी 57 उसके लिए भी इसके अंदर दिए गए हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं। और इस प्रकार से जिस प्रकार से उसके अंदर बात की गई है कि हम कौशल विकास को लेकर हम काम करने का काम करेंगे, हम नई नौकरियां, जो खाली रिक्त पद हैं उनको भरने का लेकर हम प्रयास करेंगे। इन सब विषयों को लेकर जो बजट के अंदर ध्यान दिया है, कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम है। और ये तो बजट के अंदर बातें आज रख दी गई हैं, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट कितना रहेगा वो एक बहुत देखने वाला विषय हमारे लिए भी रहेगा। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर भी सरकार अपना प्रयासरत है, और हम इस बजट का स्वागत करते हैं। क्योंकि पिछले साल जो पहला बजट जो पेश किया था चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला ने, क्या आपने उसको ध्यान में रखते हुए कहा कि जो इसका इंप्लीमेंटेशन है वो पार्ट पे भी ध्यान देना होगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हम पिछली बार वर्ष भी हमने देखा कि एनएलयू के लिए 50 करोड़ इसके अंदर सैंक्शन किए गए थे, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो उसके अंदर 1 रुपया भी उसका आज तक भी खर्च नहीं हो पाया। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि जिसको बजट के अंदर रखा जाता है उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट उसको ग्राउंड लेवल पर करना है, उस विषय को लेकर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप क्या कहेंगे, जो आम जनमानस है जम्मू का, वो किस तरह से देखता है जो वादे किए गए हैं, बिजली की समस्या को दूर करने की, बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, स्मार्ट मीटर्स ताकि बिजली की जो ज्यादा खपत होती है उसको कम किया जाए, उसके साथ साथ बिजली पानी जो है जो जल पहुंचाने की बात की गई है, आप कितना मुतमईन इससे? देखिए, सरकार की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखिए, हमारा मुल्क जो है वो 77वां मतलब 75 से ऊपर आज़ादी के साल मना चुका है, लेकिन अभी तक पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बस यही समस्या लेकर बैठे हुए हैं। एक भी समस्या जो है वो पूरी तरह हल नहीं हो सकी, और नौजवान पीढ़ी जो बेरोजगार घूम रही है, ये एक बड़ा मुद्दा बन के जो है वो उभर रहा है, जिससे हमारी पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी जो है वो बेचारी पूरी तरह से परेशान है कि वो क्या करे क्या न करे। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जिसमें हमारे नौजवान लोगों ने
एक साइड पे होके गवर्नमेंट की नौकरी को छोड़ के अपना रोजी रोटी का जरिया बनाया था। जैसे हमारा दूरदर्शन था, दूरदर्शन में बहुत सारे कलाकारों ने अपनी रोजगार छोड़ के, अपनी गवर्नमेंट की नौकरियां छोड़ के उस शोबे को अपनाया था कि चलो हमारी रोजी रोटी यहां से चलेगी। लेकिन सरकार ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंटें की, कभी हमें बोला डुग्गर चैनल बन गया, कभी बोला रुक गया। मतलब अभी तक जो सारे कलाकार हैं, नौजवान पीढ़ी जो आने वाली है, वो सारी की सारी परेशान बैठी हुई है। देखिए, कोई बड़ा मिनिस्टर आता है तो आके बड़ी बड़ी अनाउंसमेंटें कर जाता है। हम ये कि आप चाहते हैं कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो भी होना चाहिए, रोजगार के लिए कदम उठाना चाहिए। एक युवाओं को जिस तरह से स्टार्टअप्स को लेकर भी जो है वो बातें की गई हैं, जो अपना रोजगार जो है वो चलाता है, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उस तरह की कोशिशें भी करने की बात की गई है। देखिए, इसके अंदर इस प्रकार से बिल्कुल राजन, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर डेली वेजर्स को लेकर सामने आ रही है। डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन हमने साल भर देखा और अब डेली वेजर्स को नियमित करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। और ये बहुत बड़ा ऐलान है जैस्मिन, जिस डेली वेजर्स को लेकर के लगातार सरकार जो है सवालों के घेरे में थी, और उन डेली वेजर्स के लिए बहुत बड़ा ऐलान, साथ ही युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा ऐलान है। वो युवा जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी के इंतजार में हैं, 23,000 जो भर्तियां हैं उनके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और ये 23,000 भर्तियां जो हैं वो साल भर के अंदर पूरी की जाएंगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है युवाओं के लिए। बिल्कुल। और इस बीच डेली वेजर्स का जो मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि किस तरह 2025 से 26 के बीच डेली वेजर्स ने जमकर प्रदर्शन किए। 1 लाख के आसपास डेली वेजर्स की संख्या है जो जम्मू कश्मीर में 27 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कार्यरत हैं। और ऐसे में डेली वेजर्स को लेकर जो रेगुलराइजेशन की बात यहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कही है, ये 2 दशकों के बाद ऐसा होगा कि अगर वाकई इस फैसले पर मोहर लग जाती है तो 2 दशकों से विशाल डेली वेजर्स जो हैं अपनी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कुछ डेली वेजर्स उनके साथ संभवतः मौजूद हैं। जहूर, डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान। यास्मीन, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है मुख्यमंत्री की तरफ से। जो अभी बजट पेश हुआ ऐवान में, तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि नॉर्म्स को अप्लाई करते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन के बाद जो है रेगुलराइजेशन का अमल शुरू किया जाएगा। हमारे साथ चूंकि बात करने के लिए मौजूद हैं जो फहमीदा अख्तर हैं, और एक एक्टिविस्ट रही है पहले से ही, और इन्हें बड़ी मेहनत की है पहले से ही कि किस तरह से जो आंगनबाड़ी है, हेल्पर्स, और इनने हमेशा से बात की है। फहमीदा जी, ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री ने अभी बजट ऐवान में पेश किया, डेली वेजर्स को परमानेंट करने की बात कही, क्या कहना चाहेंगे? या आशा वर्कर्स के ऑनरेरियम में इजाफा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब को कि हमें पहले ही पता था कि वो कुछ ना कुछ हम डेली वेजर्स के लिए और आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्करों के लिए वो कुछ ना कुछ करने वाला है। इसलिए हमने जो श्रीनगर में हमने जो उसको जो रोज दिखाया है कि हम 30 साल 40 साल से सड़कों पे रातें गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, क्योंकि हम गरीब तबके से हम आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स। इसलिए हमें भरोसा है अपनी हुकूमत पे, अपने चीफ मिनिस्टर साहब पे, और जो हमारी कंसर्न मिनिस्टर मैडम है, तो हमें विश्वास था कि इस बजट में कुछ ना कुछ हमारे लिए आएगा। हमारे साथ एमएसएमई के प्रेसिडेंट भी हैं बशीर साहब, ये बताइए कि ये जो सामने आई है एक बात बहुत बड़ा खुलासा कि चीफ मिनिस्टर ने जो ऐवान में कहा कि जो डेली वेजर्स हैं उनको परमानेंट करने का अमल शुरू किया जाएगा कंसल्टेशन के बाद, और इसमें जो भी लवाजमात है उनको पूरे करने के बाद डेली वेजर्स का अमल पूरा किया जाएगा। ये तो एक खुशाइंद बात है, क्योंकि इन्होंने जो हमारी सरकार है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि हम डेलीवेजर्स की जो मसाइल है उनको हल करने की, ये उसकी तरफ एक कदम है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जो भी वादा इस सरकार ने किया है वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह जरूरी। खासकर मैं इंडस्ट्रीज की तरफ जाऊंगा। जो हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है वो तो रोजगार मुहैया करती है, उस गवर्नमेंट को इससे बहुत फायदा होगा। अगर जो तो चीफ मिनिस्टर ने सिख इंडस्ट्रीज को भी रिज्यूनेट करने की बात की और एमएसएमई को भी जो है ना
उसमें डेवलपमेंट की बात की। इसमें पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी चलाई थी, यहाँ से हम यहाँ जो हमारे इंडस्ट्री एस्टेट्स हैं या बाकी जो आउटसाइडर यूनिट होल्डर्स हैं उनसे बात की। उन्होंने वो उसका पूरा संज्ञान लेके आज पहली बात इंडस्ट्रीज के बारे में की, क्योंकि इंडस्ट्रीज ये वो रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह मेवा सनत रीढ़ की हड्डी है कश्मीर की, उसी तरह लोकल इंडस्ट्रीज भी रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि हमारा जो यहाँ जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौसम से मुतल्लिक या बाकी जो मामलाते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री को ग्रोथ करने की बहुत जरूरत है, जिससे वेदर बेस्ड इंश्योरेंस सिस्टम का भी जिक्र किया है, जो ये भाई साहब बात कह रहे हैं। यहाँ मार्केट जो चीफ मिनिस्टर ने अभी वेदर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही है, जिससे हमारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज है, उसमें काफी एक जो है लाभ हो सकता है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरह सजा साहब ने अभी कहा, हमें यहाँ जो स्टोरेज है यहाँ उनकी बहुत जरूरत है। एक तो प्राइवेट से तो बना रहे हैं, मगर हमें चाहिए कि यहाँ सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट उससे जो हमारे तो आपको लगता है कि वेदर बेस्ड जो सिस्टम अलर्ट है या फिर बाकी चीजें जो हैं टेक्निकल सपोर्ट मिल सकता है? क्योंकि हमें यूजुअली पता नहीं होता है कि कब जालाबारी होगी, कब बर्फबारी होगी, कब बारिशें हो सकती है, कहीं ना कहीं इससे लाभ हो सकता है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइवेट तो यहाँ बन रहे हैं मगर गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको वहाँ कम पैसा पड़ेगा वहाँ पर स्टोरेज करने का, जो हमारे मेवा आपको जैस्मीन बताऊं कि हमारे साथ ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं यहाँ अनंतनाग के, सजाद हकीम। सजाद साहब, ओवरऑल अगर इस बजट को देखें तो ये बजट जो है क्या मायने रखता है आम लोगों के लिए, स्पेशली अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि अभी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ये पीपल फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। तो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको जा रहे हैं। बजट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान, गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा। बिल्कुल, और एएवाई परिवार के छात्रों को मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है, यानी कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है। परिवार को साल में 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है एएवाई परिवारों के लिए। अनाथ बच्चों को 4000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में किया है। गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा। और सीधे रुक कर लेते हैं लाल चौक का सरोज न्यूज 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त। सरोज, आम जनता से जुड़ा हुआ पूरा बजट गरीब तबके का ख्याल रखा है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कोई बात है जो इस बजट में छूटी हो? और सबसे बड़ी बात यह कि सरोज, युवाओं को भी टारगेट किया है। युवाओं के लिए 23,000 यानी पढ़े लिखे जो युवा हैं, 23,000 जो असामियां हैं, सरकारी नौकरी खाली है, साल भर के अंदर उसको भरने की बात की गई है। सरोज, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपने नोट किया हो तो जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको भी एक तरीके से पुश किया गया है। कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने सामने रखी, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आपको बताते चले, साथ ही साथ आपने एएवाई के हवाले से बात की है, डेली वेजेस के हवाले से बात किया। ओवरऑल आप देखिए थ्रस्ट जो है इस बार वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पे है। 8 ऐसे बड़े क्लस्टर्स आएंगे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगी। एक मटन का क्लस्टर है जो श्रीनगर को मिलेगा, वही चेरी का क्लस्टर है गांदरबल को मिलेगा, फिशरीज का क्लस्टर है वो गांदरबल को मिलेगा, वही जम्मू खिते में जैसे बासमती राइस माना जाता है, जम्मू खिते में वो क्लस्टर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के हवाले से भी बात करें तो कारखानदार स्कीम जो है उसको इस बार प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जो ये आर्टिसंस है इनको कहीं ना कहीं डिपेंड ना रहना पड़े शॉपकीपर्स पे, ये अपना रेवेन्यू भी खुद जनरेट कर पाए। साथ ही साथ इनको कुछ कार्ड्स दिए जा रहे हैं जिसे हम एक क्रेडिट कार्ड कहते हैं, वो इन आर्टिसंस को दिया जाएगा, जिस पर ये परचेजिंग कर सकते हैं। अगर इनको थ्रेड खरीदना है शॉल्स के लिए, सुइयां खरीदनी है या चिजल खरीदना है, तो उसके लिए इनको एक रिबेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आपने एएवाई की बात की है, यहां पर एएवाई को पिछले बजट में ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे। इस बार उन्होंने अब फिर से वादा किया है। एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल सही कहा आपने कि 4000 रुपए तक इनको कोचिंग की फीस दी जाएगी।
9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक कोचिंग फ्री रहेगी और वही ग्रेजुएशन तक पढ़ाई फ्री रहेगी। लेकिन अब ये देखना है, जब तक कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रियल बेनिफिशरीज कौन है। एएवाई के जुमरे में कितनी परसेंटेज आती है जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन की, और कितने लोग जो है वो इसके बेनिफिशियरी बनेंगे जो आज ये पॉलिसीज या स्कीम सामने रखी गई है। और गैस सिलेंडर का भी ऐलान किया है सरोज की एएवाई जो परिवार होंगे, जो खानदान होंगे, साल भर में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बट विशाल यही देखिए ना, अब जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा और जो 2026 में अभी होने वाला है, तब तक आप किस बेस पे डिसाइड कर पाएंगे। जैसे खुद एनसी गवर्नमेंट कहती है कि फ्री मीटर्स तभी लग पाएंगे जब तक एक बार पूरा कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता, तब जाके पता लग पाएगा कि कितने लोग डिजर्विंग है, कितने लोग एएवाई के जुमरे में आते हैं, बीपीएल के जुमरे में आते हैं या अबव पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो इसलिए इस वक्त इस बजट पे फिर इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी ग्राउंड पे, वो देखना होगा, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना होगा। साथ ही साथ डेली वेजर्स के हवाले से बस एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए, डेली वेजर्स की तो रेगुलराइजेशन की बात बोल दी है। 72,000 रेगुलर डेली वेजर्स है, जैसा अभी जैस्मिन भी कह रही थी, करीबन 29 डिपार्टमेंट से है। लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि जो ये रेगुलराइजेशन होगी, ये एक साथ इन 72,000 डेली वेजर्स की नहीं होगी। इनसे एक मीटिंग बुलवाई गई थी जहां पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से एसोसिएशन मिली थी ईजैक की, जहां पर कहा गया कि हर साल 10 से 12,000, मैं आपको फिर से जिम्मेदारी से बताऊं कि हर साल 10 से 12,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, ना कि इसी साल पूरे 72,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है सरोज, यानी आपने दो बातें, डेली वेजर्स का मुद्दा एक बहुत अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इसको लेकर एजिटेशन भी बहुत ज्यादा हुई है पास्ट में, और इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, रेगुलराइजेशन उनकी कैसे होगी, ये सरकार तय करेगी, तैयार करेगी इसका खाका, क्योंकि सब कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। दूसरी बात आपने कही कास्ट सेंसस की, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला इशू है और इसी के अंडर ये जो सारी घोषणाएं की हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन आएगी। जब तक कास्ट सेंसस पूरी तरह से नहीं हो जाता तब तक एएवाई का क्राइटेरिया क्या होगा, किन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये इंप्लीमेंटेशन को लेकर एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ओवरऑल इस बजट को देखा जाए तो रादर देन फाइंडिंग लूप होल्स, हम इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें देख पा रहे हैं। जैसे आपने दुरुस्त फरमाया था कि सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसी की एक तरह से एक्सटेंशन के तौर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5th रैंक पर है जम्मू कश्मीर। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, लेकिन एज कंपेयर टू दोज स्टेट, विशाल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5th रैंक पर जम्मू कश्मीर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं लगता कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। और जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर, सीजनल इंश्योरेंस का मैं जिक्र कर रही थी फार्मर्स के लिए, ये वो तमाम इस तरह की घोषणाएं हैं, पोल्ट्री फार्म्स का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, ये वो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम से जुड़ी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, यही 3-4 इंडस्ट्रीज है जो बैकबोन रहती है यहाँ पर। नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से बात हुई है। देखिए, लेवेंडर ऑयल जम्मू रीजन में होता है, माफ कीजिएगा, लेवेंडर जो होती है उसकी खेती जम्मू रीजन में होती है, उसकी एक्सट्रैक्शन जो होगी ऑयल्स की, फिर उनमें एसेंशियल ऑयल्स बनेंगे, उसके हवाले से भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के सामने लाई गई है। अब ये देखना होगा कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। देखिए, 200 नई ई बसेस भी यहाँ पर आएंगे। हालांकि इस वक्त यहाँ पर ई बसेस चल रही है, 200 और नई ई बसेस आएंगी। अच्छा, जो गवर्नमेंट बसेस है जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करते हैं, उसमें भी ख्वातीन जो है उनके लिए इस बार उनको कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा ट्रैवलिंग के लिए, यानी कि वो मुफ्त ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसी कई सारी स्कीम्स है जो लोगों की बहबूदी के लिए है। बट अब ये देखना होगा कि किस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स है इनका कैसा सपोर्ट रहेगा। ये जो आज ये बजट सामने आया हुआ है, इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनसे पूछें, क्योंकि वो कॉमर्स सेक्टर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया कि मैं जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज डेवलप करना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के यूथ को ही उसमें एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूं। जहूर जी,
देखिए, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो 23,000 नौकरियों की बात कही जा रही है और उसके साथ डेलीवेजर्स की बात कही जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश की, चाहे हमारे साथ फहमीदा अख्तर हैं, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे साथ बशीर अहमद हैं और ये एमएसएमई के प्रेसिडेंट है यहाँ पे, या चेयरमैन है फेडरेशन, यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन। सजाद साहब, ये बताइए कि क्या लाभ हो सकता है जो 23,000 नौकरियां चूंकि अब आने वाले वक्त में, और उसके साथ साथ जो डेलीवेजर्स के परमानेंट का मसला है, तो क्या न कहीं इससे एक खलापुर हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक छोटी सी कोशिश भी बड़ी साबित हो सकती है। अगर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो हो सकता है कि आइंदा वाले आज अगर 23,000 इस बजट में अगर 23,000 नौकरियों क्या रखा है, हो सकता है कि इंशाल्लाह रहमान आइंदा हम ये 50,000 होगा या 1 लाख के करीब होगा। कम से कम इनिशिएटिव तो लेना है सबसे। उसके बाद में जो उन्होंने आज जो बोला है कि जो डेलीवेजर्स है उनके लिए भी जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो भी एक खुशाइंद आईवाई के तहत जुमरे में आने वाले 3 सिलेंडर्स की बात कही गई है, और भी कुछ जो है ऐलानात मुतवक्का है। देखिए, मिडिल क्लास के लिए भी सोचना है। ये हमको ये जो हमारे AAY जो हमारे है वो हमारे BPL से भी निश्चित करके है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए भी सोचना है। अगर मिडिल क्लास के लिए हमने एक सिलेंडर रखा है, उनके लिए भी 2 सिलेंडर रखने हैं, वो हमारी गुजारिश रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो यहाँ पे मेन है वो ये है कि हमारे पास अभी कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। ये बहुत ही मेन मकसद है। एजुकेशन पॉलिसी में आप देख लीजिए कितने हमारे बेरोजगार है जो पढ़े लिखे हैं, डबल PhD करके है, लेकिन अभी वो कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में पिछले 5 साल से 8 साल से। अभी वो ओवरेज आने की मतलब वहां पे जी उनके लिए कुछ ना कुछ को सोचना है। अगर कोई हमारा यूथ है वो 5 साल से 8 साल से। जैस्मिन, अगर आप ओवरऑल बात करें इस बजट की तो कहीं ना कहीं पीपल फ्रेंडली बजट है, लेकिन कुछ और भी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि सजाद साहब अभी बोल रहे थे, या बशीर साहब भी, या फहमीदा जी भी बोल रही थी कि कुछ और चीजें भी होनी चाहिए इस बजट में, ताकि जरूर एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो ये अरमान हमेशा कम ही रह जाएंगे। फिलहाल मैं रुख करूंगा याकूब ढुन्नो का, जो हाउस बोट ओनर हैं। याकूब साहब, बजट में सब कुछ तो नहीं मिल सकता, लेकिन कितना मिला, कितने मुत्तफिक है आप आज के बजट से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे को दावत दी आज के इस बजट में दोबारा। लास्ट ईयर भी हम इसी प्रोग्राम में थे और आज भी जिंदा हूं तो तभी आपके इस स्टेडियम में हाजिर हूं जनाब। आपने मेरे मुंह से एक ये जो गालिब साहब का शेर है, कब से मैंने इसकी प्रैक्टिस करके रखी थी कि मैं आपके स्टेडियम में मैं पूरे हिंदुस्तान को ये सुना दूं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा, क्योंकि आज जो है ना 1947 से लेके अभी तक जो हमारे सीनों में वजन रखा हुआ है, जो हमारे सीनों में अरमान रखे हुए हैं, वो मैं आज न्यूज़ 18 के इस स्टेडियम में पूरा निकालना चाहता हूं, पूरी बदास निकालना चाहता हूं जनाब, अगर आपका मुझे इजाजत हो तो याकूब साहब बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपके अशार तो मैंने सुन लिए जो आपने गालिब को कोट किया है, और अच्छा हुआ मैंने शायर का नाम नहीं बता दिया, आपने नाम बता दिया। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर कितना रिच है कल्चरली और लिटरली, अदब में भी कितना रिच है, तहजीब में भी कितना रिच है। अब बाकी चीजें तो है ही, खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती, सब कुछ मालामाल है जम्मू कश्मीर। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि उसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए होते हैं, बजट चाहिए होता है। जी। तो मैं ये चाहूंगा कि हाउस बोट ओनर की हैसियत से आप ये बताएं कि क्या उम्मीदें हाउस बोट वालों ने लगा रखी थी, और इस बजट के ऐलान से किस हद तक उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही हैं? बिल्कुल जनाब, देखिए पहले तो मरकजी बजट निकला तो वो तो टोटल फेलियर हुआ। हमारे जो इश्यूज थे वहां पे उस बजट में हमारे जो भी ग्रीवेंस थे, जो भी हमारे मुतालबात थे, जो भी हमारे जो बेसिक हमारे डिमांड्स थे, वहां पे वो पॉलिसी या वैसा कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। दूसरा ऐलान जो आज हुआ है जम्मू कश्मीर यूटी की असेंबली में, तो जो ये बजट है इसने तो हमें पूरा ही नाउम्मीद कर दिया, क्योंकि हमारे सिर्फ 5 मुतालबात थे जो हम
कहीं दहाइयों से इसको रिपीट लगा के रखे हुए हैं। जनाब, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो हमें वादा किया गया था कि हम सब्सिडाइज रेट्स पे हाउस बोट को टिम्बर इशू करेंगे, सर्कुलर से निकले, लेकिन आज तक टिम्बर हासिल नहीं हुआ किसी भी एक हाउस बोट वाले को। दूसरा, जो कोविड-19, उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, फिर पहलगाम का सिनेरियो, इन सालों में जो हमें बिजली की जो बिल्स है वो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है, तो वो वेव ऑफ यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। तीसरा, जो हमारा जो बेसिक मुतालबा है वो है रिपीटेशन स्कीम ऑफ हाउस बोट ऑनर्स। जो हमारे हाउस बोट मालिकान है, जो कुछ करना चाहते हैं इस धंधे को, उनको रिहैबिलिटेशन स्कीम वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। सॉफ्ट लोन पैकेज, 9 महीने हम बैठे रहे हैं सर। ये हम जानते हैं कि हम कैसे इस दुनिया में इस वक्त जीवित है। 9 महीने जी ठीक है, यानी तो इनका वो नहीं मिला। और दूसरी बात, लास्ट वाला, रिवाइवल पॉलिसी फॉर हाउस बोट इंडस्ट्री। उमर साहब ने कहा कि हम इंडस्ट्री को बहाल करेंगे। क्या वो असेंबली में, JKUT असेंबली में ये ऐलान करेंगे कि हाउस बोट इंडस्ट्री है, ये जो हाउस बोट कम्युनिटी है, ये एक इंडस्ट्री है, ताकि हम नेक्स्ट बजट में इंसेंटिव्स और पॉलिसीज के हकदार हो। जनाब, बिल्कुल ठीक है सरोज, क्योंकि याकूब साहब की इतनी सारी ग्रीवेंसेस हैं, इतने सारी इनकी शिकायतें हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। इस बीच हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सरोज, इफ यू कैन टेल मी, मुख्यमंत्री ने, जैसे आप कह रहे थे ना कि इम्प्लीमेंटेशन इन तमाम जो घोषणाएं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? क्योंकि मैं एक चीज यहां पर रिलेट कर पा रही हूं, याकूब साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि वी आर मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टू डील विद नेचुरल कैलेमिटीज एंड डिजास्टर, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं टूरिज्म भी इंपैक्ट हुआ। और जिन 9 महीनों में खाली बैठने का जिक्र याकूब साहब कर रहे हैं, वो डायरेक्टली क्या प्रोपोर्शनेट है उनकी बात से? और उनमें अगर इस तरह की कोई पॉलिसी बनती है तो क्या टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर से तो टूरिज्म भी इंपैक्ट हुआ। और स्पेशली अब आप देखिए कि कहा जा रहा है, आज ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि जो ट्राइबल एरियाज यानी फार फ्लंग एरियाज हैं, आप पूंछ राजौरी की बात कर लीजिए, कश्मीर में आप बात कर लीजिए केरन जैसी जगह की, या यहाँ से आप गुरेज जैसी जगह देख लीजिए। तो जिस तरह से आपने देखा भी होगा, जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी जिक्र किया था, जो माउंटेन ट्रेल्स है इनको डेवलप करना है, उसी के हवाले से आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी, हालांकि उन्होंने माउंटेन ट्रेल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर काफी ज्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म का, और उसको वहां पे डेवलप किया जा सकता है। और ये ट्राइबल के जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम रहते हैं, वो भी बड़े कमाल रहते हैं। जैस्मिन अपने देखने वालों को भी कहे, एकदम मुख्तलिफ होते हैं वो। जम्मू और कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम होता है, तो उस पर भी एक थ्रस्ट दिया गया है कि ट्राइबल एरियाज जो है, या ट्राइबल जो इनके ओल्ड कमोडिटीज रही है, उनको किस तरह से रिवाइव किया जाए, उनको किस तरह से पुश किया जाए। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाइसन आतंकी हमले के बाद किस तरह से एक बहुत बड़ा धचका लगा टूरिज्म इंडस्ट्री को। वही अगर हम हाउस बोट एसोसिएशन ओनर्स की भी बात कर लीजिए, देखिए शायद याकूब दूनू ने आपको ये कहा या नहीं कहा, वो मांग कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट की तरफ से स्टे आया है, कि और नए हाउस बोट सब बनने चाहिए यहाँ पर। कुल मिलाकर करीबन 940 हाउस बोट है। अगर हम निगीन, जहलम और डल लेक की बात करें तो अभी हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन नहीं मिल रहे हैं नए हाउस बोट बनाने के लिए, और ये बड़ी देरी ना मांग है। अगर आज इनको रेनोवेशन भी करनी है, एक कील भी लगाना है, तो LCMA इन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग इस वक्त इसी बात से लड़ रहे हैं कि अब जबकि वापस से टूरिज्म का फुटफॉल बढ़ रहा है, तो कम से कम हमें परमिशन दी जाए। हाउस बोट एसोसिएशन के इसी तरह की चीजों की बात कर रहे थे, और अभी भी इस बजट में भी हम उनके इस सेम मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज, ये एक चीज है। आकाश वर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साहिल बशीर साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आप ही से पूछ लेती हूँ, हाउस बोट बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं बजट में, नो डाउट, लेकिन हाउस बोट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग तो बहुत निराश है। याकूब दुन्नू को आपने सुना होता तो शायद आप भी थोड़ा सा हो जाते परेशान। शुक्रिया जास्मीन जी, शुक्रिया विशाल साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, आज जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि एक बड़ा होलिस्टिक बजट है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स को टच किया गया है। और अगर ऑन रिकॉर्ड आप देखेंगे कि जो पिछले 2-3 साल का जितने भी हमारे स्टैट्स थे, उसमें बहुत खासी इंप्रूवमेंट आई है, चाहे वो
हमारा रेवेन्यू का सेक्टर हो, हमारा हेल्थ सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, हमारा एजुकेशन सेक्टर हो, हमारा फॉरेस्ट सेक्टर हो, पीएचई और स्पोर्ट्स के हवाले से भी यहाँ बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये दूसरा बजट जो है वो गवर्नमेंट ने पेश किया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो कुछ ग्रीवेंसेस हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की, तो उनको भी जरूर एड्रेस किया जाएगा। मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की सरकार को और जम्मू कश्मीर के आवाम को कि एक 10-11 साल के एक स्टैग्नेशन के बाद एक जो रिवाइवल हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर है वो और ऊंचाई के शिखर पर चढ़ेगा और खूब तरक्की करेगा। बिल्कुल। और साहिल बशीर साहब, आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? असली प्रतिक्रिया तो आपकी तरफ से आनी है। मुझे लगता है साहिल बशीर मुबारकबाद देंगे शायद, जैसा आकाश शर्मा कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है और बहुत इसमें डायनामिज्म है और महिलाओं को पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है, गरीबों पर फोकस है। तो आकाश शर्मा अगर कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि साहिल बशीर को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। क्यों साहिल? मुबारकबाद तो जुमलेबाजी के लिए और एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरी देनी है। ये हम पिछले मुबारकबाद तो आपने दे ही दी। बिल्कुल बिल्कुल। मुबारकबाद इस बात की भी देनी है कि पावर मीटर भी लग गए जो पिछले बजट में इन्होंने कहा था, और किनको लगे हैं, और खालाजी के घर में लगे हैं तो बाकी लोगों के घर में भी लगेंगे, वो भी हमने देख ही लिया। पिछले बजट में जो अनाउंसमेंट हुई थी, जो डॉक्यूमेंट्स बने थे, वो ग्राउंड पे कहां पे इंप्लीमेंट हुए और उसका आउटकम क्या है वो भी हमको आज देखने को मिला है। आज तो दूसरा बजट है। तीसरा जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनको आप तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ाएंगे। जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है या बन रहा है उसको भी आप तोड़ मरोड़ के आगे पेश करेंगे, तो मुबारकबाद तो इस बात की देनी पड़ेगी। विशाल जी, एक बेहतरीन जम्मू कश्मीर को सबसे पहली चीज जो यहां का यूथ है, जो यहां के लोग हैं, जो यहां की महिलाएं हैं, उनके साथ जो आपने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे और 1 साल से ऊपर आपकी सरकार हुई, पिछले साल के बजट में जो आपने प्रोमिसेस और जो सपने लोगों को दिखाए उनको ग्राउंड में इंप्लीमेंट करने में आप नाकाम रहे। आज आपने अपनी साख बचाने के लिए एक और डॉक्यूमेंट पेश किया। इनको सिर्फ आप दोबारा लाइनों पे रखेंगे, उस डॉक्यूमेंट में रखेंगे, और जब उनको इंप्लीमेंट करने की बात आएगी आपका सिर्फ वही बहाना होगा, स्टेटहुड, यू टीम, मेरे पास पावर नहीं है, एलजी के पास पावर है, फाइल चली गई है, दस्तखत नहीं हो रहा है। अगले साल, अगले डिबेट में, अगले बजट पर इसी तरह हम क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के साथ इस्तेसाल करते आई है और आज भी इस बजट के थ्रू वो लोगों के साथ इस्तेसाल ही करेगी, क्योंकि उनका कोई रोड मैप आगे नहीं है। आप इस तरह के नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो मुबारकबाद दी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को मुबारकबाद दी है बीजेपी के प्रवक्ता साहिल बशीर ने, आप इसे एंडोर्स करते हैं? देखिए विशाल साहब, जुमलेबाजी की अगर बात भारतीय जनता पार्टी ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। ये वेग नैरेटिव अगर क्रिएट करना हो तो कोई इनसे सीखे। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ और नंबर्स के साथ आपको बता सकता हूं कि पिछले 1 साल 2 महीने की सरकार ने क्या अचीव किया है। देखिए, जो हमारा पिछला 1 साल का दौर रहा, पिछला 1 साल का जो दौर रहा उसमें जी बिल्कुल ज्यादा हमारे लिए अनफॉर्चुनेट था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक और फ्लैश फ्लड्स देखे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो वक्त हमें मिला सरकार में काम करने का, उसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक मॉडल निकल कर आया। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो 2023-24 में 2,36,000 करोड़ से बढ़कर 2,62,000 करोड़ हुआ, वो यूं तो नहीं हुआ। और जो हमारी प्रोजेक्शन है 2027 की, वो है लगभग 2,88,000 करोड़ की। तो ये कहीं ना कहीं एक तरक्की का पैरामीटर जो है। हमारी जो इकोनॉमी है, मैं आपको बताऊं कि जो पिछले 4-5 साल थे 4.47% पे रुकी हुई थी, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि इट विल बी ग्रोन बाय 5.8%। तो मुझे लगता है कि ये भी एक पैरामीटर है और सरकार इसके ऊपर पूरा काम कर रही है। जहां रिक्रूटमेंट का सवाल है या एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सर्विसेज में 7650 पोस्ट जो है वो फुलफिल की गई हैं और 23,000 एडिशनल जो पोस्ट हैं जिसमें गैजेटेड और नॉन गैजेटेड है, उसकी भी प्रोजेक्शन की गई है जो 2026-27 में जो हम अकम्प्लिश करने वाले हैं। उसी तरीके से अगर मैं हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर की बात करूं, तो जो हमारी लैंड है, जो पिछला जो 12.71 लाख हेक्टेयर जो लैंड थी, उसको कन्वर्ट किया गया 13.5
51 लाख हेक्टेयर्स में। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा जो हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, यानी हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर और एग्रीकल्चर, उसको रिवाइव करने का काम किया गया है। वैसे ही टूरिज्म में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले जो पहलगाम अटैक की वजह से जो हमारे होटल इंडस्ट्री थी वो एक तरह से सफर कर रही थी। तो मुझे लगता है कि सीएम साहब ने वो भी एक बात की है कि वो होम मिनिस्ट्री से जल्द उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी क्लोज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उसको भी खोला जाएगा। जहां तक होम स्टेज का सवाल है कि जो हमारे ऑलरेडी फंक्शनल होटल्स हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं जहां पर पोटेंशियल है टूरिज्म का, वहां पर भी होम स्टेज को जो है वो रिवाइव करने का काम किया जाएगा। और एक मैं आपको एक मुबारकबाद की बात और बता दूं कि जम्मू कश्मीर हैज, मुझे तो आप बता दीजिए, साहिल बशीर साहब को ये बता दीजिए, वो भी सुन रहे हैं आपको। नहीं, ये तो सुनेंगे, जो ये सुनेंगे, लेकिन इनको उस बात को तस्लीम करने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमसे मैच नहीं करती। और जहां तक इनका सवाल है, जहां तक आकाश वर्मा जी, मैं सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहा हूं। आपने जो लाइन लिखी हुई है, जो आप लाइन इस वक्त डिबेट में पढ़ रहे हैं, उससे यहाँ के युवा का रोजगार नहीं बढ़ेगा, उससे यहाँ की महिलाओं को सहूलियात नहीं मिलेगी। ये आपके ही मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है कि जो उन्होंने फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए, एक छोटा सा वो एक चीज था, छोटी सी एक चीज थी। आकाश वर्मा साहब आप सुन लीजिए, मैं चुपचाप सुन रहा था, वापस जवाब सुन लीजिए। आपकी के मंत्री का ये स्टेटमेंट है कि हम उसका खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये आपके मंत्री का स्टेटमेंट है। स्पोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे। जो अभी स्पोर्ट की आपने बात की, उसमें कितनी पार्शियलिटी की, कितने बायस रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी आपके मंत्री ने खुल के बता दिया। अब मुझे बताइए, जो चीजें इंप्लीमेंट ऑन ग्राउंड होती हैं, आप मुझे 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ जीडीपी अब अप हुई है, 11% डाउन हुई है, उससे यहां के युवाओं को रोजगार मिला नहीं मिला, यहां की महिलाओं को सहूलियात मिली नहीं मिली। जो 12 गैस सिलेंडर्स आपको इसी बजट से देने थे, लास्ट ईयर के बजट में से दी आपने नहीं दी। इंडस्ट्रीज की जो पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करा आपने नहीं करा। कितना बजट आया था और कितना उसमें से लैप्स किया, कितना फंड वापस गया, उसमें से कितना खर्च कर पाई आपकी गवर्नमेंट, उसके नंबर भी आपके पास होने चाहिए। आज दोबारा से बजट पेश हो रहा है, मैं बोल रहा हूं जो पिछले साल का बजट था उसमें आप फेलियर रहे, आपकी गवर्नमेंट फेलियर रही, और सिर्फ आपके बयान इस चीज पे आए हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास स्टेट होनी चाहिए, यूटी में हम नहीं कर पाते हैं। आज दोबारा से मैं आपको वाजिया तौर बता रहा हूं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने पेश किया है, जो भी स्टेटमेंट आपने बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाना है, लोगों को किस तरह गुमराह करना है, अगले साल इस टाइम इसी बजट लेवल पे हम दोबारा डिस्कशन करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से फेलियर रही है। और आपकी जुमलेबाजी, और आपको यहां से सोल्यूशन मांगेंगे, लेकिन आप सोल्यूशन के बदले दोबारा प्रॉब्लम गिनवाएंगे। आपको यहां से सवाल पूछेंगे लेकिन आप जवाब नहीं देंगे, उस सवाल के बदले आप दोबारा सवाल पूछेंगे। यही तो करते आए आज तक। साहिल बशीर जी, 1 मिनट, आकाश जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन याकूब साहब इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, शुक्रिया दोबारा टाइम देने के लिए। यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेटिव है 2 बड़ी सियासी तंजीमों के, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, इनको मुखातिब करके कहना चाहता हूँ। एक तो ये कह रहे थे हमारे एनसी के जो रिप्रेजेंटेटिव, मुबारकबाद है उनको कि इतना बड़ा खासा बजट इन्होंने आज ऐलान किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ मुबारक इस बात का इनको कि 12 सिलेंडर से घट के 6 सिलेंडर हो गए साल के, इस बात का इनको मुबारकबाद। दूसरा, जो यहाँ पे बीजेपी के हमारे सियासी रिप्रेजेंटेटिव है, मैं इनको कहना चाहता हूँ, जब हाल ही में अभी कुछ दिन पहले मरकजी बजट आया तो उस हमारी जो हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी है, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, इन्होंने हाउस बोट, जिसको बैकबोन कश्मीर हेरिटेज का कहा जाता है, या जम्मू कश्मीर को ताज हिंदुस्तान का माना जाता है, उस ताज के जो नगीने हैं वो हाउस बोट कहलाता है। इसके बारे में क्या सोचा इन्होंने? क्या इन्होंने पॉलिसी लाई? क्या इंसेंटिव्स हमको दिए? क्या इन्होंने रिलीफ हमको दिया?
अरे जनाब, हम पिछले कई दहाइयों से कह रहे हैं कि हमारे हाउस बोट डूब रहे हैं, हमारे हाउस बोट जल के खाकिस्तान हो गए हैं। उनको आपने परमिशन नहीं दिलाई दी अभी तक। उनके लिए हमें सब्सिडाइज रेट्स पे आपने हमें लकड़ी नहीं फराहम की। हमें जो बिजली 2019 कोविड में और 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल के बाद जो बिल्स आई है इलेक्ट्रिसिटी की, मामूली बात है, तो वो भी आप नहीं कर पाए आप। जो हमारा रिवर पॉलिसी है, 9 महीने हम बैठे हैं, हमारे जो पीछे हमारी फैमिली बैठी है, हमारा हाउस बोट लाइवलीहुड है, हैंड टू माउथ। हमारे बारे में मरकजी हुकूमत ने क्या सोचा, जिनका नारा। ठीक है, आकाश जी से जवाब ले लेते हैं। आकाश जी, ये तो वाजिब सवाल है क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है याकूब जी के साथ इसी वक्त में जुड़ी हुई थी और इसी तरह बजट पेश हुआ था और उस वक्त भी ये सेम ग्रीवेंसेस थे, सेम बातें थी कि हमें कील तक ठोकने नहीं दी जाती, उनके रेस्टोरेशन को लेकर दिक्कत होती है, टिम्बर सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिलता। ये मांग तो साल दर साल चली आ रही है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लास्ट ईयर का मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम हैविंग अ डेजा वू। देखिए जास्मीन जी, मैं आपको बताऊं कि आप कितना भी काम करें लेकिन ग्रीवेंसेस कहीं ना कहीं रह जाते हैं और मैं याकूब मलिक जी की बात से बिल्कुल मुतमईन हूं और मैं कोई इससे पीछे नहीं हट रहा कि इनके ग्रीवेंसेस में कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और इनके जो नतायज हैं वो जल्दी इनको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं पिछले 10 साल का जो बैकलॉग इस सरकार को मिला लेगेसी में, उसको हम कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बड़ी कामयाबी। लेकिन आकाश जी, उस 10 साल के बैकलॉग का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ केंद्र सरकार की इतनी सारी सिंपैथी, सहानुभूति और इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इतना ज्यादा सपोर्ट आपको मिला। हिमाचल प्रदेश मेरा गृह राज्य है, वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस है। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर को एडिशनल पैसा दिया गया है, लास्ट ईयर भी दिया गया और इस बार भी यूनियन बजट में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा एलोकेशंस हैं। और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कितनी सेंसिटिव है और कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये हर कोई जानता है। सुनिए, मैं आपको वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा आपने बात की कि जो जम्मू कश्मीर को पैसा ग्रांट हुआ, मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि नेशन वाइड में पोस्ट कोविड एक सास्की करके एक स्कीम थी जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें सभी स्टेट्स को 3000 करोड़ रुपए के लगभग जो बजट था वो 50 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए एक लोन के तौर पर दिया गया, लेकिन जिसमें जम्मू कश्मीर जो था वो एनरोल नहीं था। लेकिन मैं इसमें मुबारकबाद देना चाहता हूं अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को, कि जब वो मरकज में की मीटिंग्स में बैठे, उन्होंने जब सास्की का सुना तो उन्होंने एक जद्दोजहद की कि इस स्कीम को जो है वो जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि सास्की को जम्मू कश्मीर में लाया गया और ये जो एफर्ट्स थे वो ऑनरेबल सीएम साहब के थे और हमारे साथ साथ ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली को और पौंडीचेरी को भी इसका फायदा हुआ है। और उस सास्की स्कीम के अंडर मैं आपको बताऊं कि करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आज फंक्शन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, हमारी जो फ्रूट ग्रोइंग कैपेसिटी है, हमारा जो पोल्ट्री है, फिश प्रोडक्शन है और मिल्क प्रोडक्शन है, वो एक बिल्कुल। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां बजट पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि निराशाजनक है उमर सरकार का बजट। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा कहते हैं बजट नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्रित है। उन्होंने ये भी कहा और बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनील शर्मा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रिएक्शन है।